एक चीज़ और जानना चाहता था कि जैसे लोग कहते हैं कि इंसाफ महंगा होता जा रहा है, तो गरीब आदमी को अगर केस लड़ना हो तो क्या करे, वो कहाँ से क्या इंतजाम करे? नाजरीन आदाब, बुनकरों का यूट्यूब चैनल आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो है तो हमारे ही समाज का, यानी बुनकर समाज का। इनके वालिद साहब मुस्तफ़ा साहब जो बुनकारी के साथ साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की थी, जो इनके दादा हबीबुल्लाह पारचून साहब और पारचूनी के घराने से उनका ताल्लुक़ रहा है। लेकिन जानते और सोच सकते हैं कि जब बुनकारी का ये कारोबार तो आया हज़ारों साल पहले, और हमारी जो पिछली नस्लें थी उनको ये महसूस हुआ कि ये कारोबार शायद हमेशा हम लोगों को सहारा न दे सके। शायद दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि टेक्नोलॉजी और आधुनिक मशीनें हमारी जगह ले लें और हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना पड़े। इसलिए बुनाई के उद्योग में लगे हुए लोगों और बुनकरों के परिवारों ने ये सोचा कि हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भी जाना चाहिए। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज से 2 नस्ल पहले, जब मुस्तफ़ा साहब ने ये सोचा था कि मुझे अपने बच्चे को इस माहौल से निकाल कर तालीम के क्षेत्र में ले जाना है। तो उनके वहाँ आज से 76 साल पहले जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा इश्तियाक अहमद, और आज वही इश्तियाक अहमद हमारे बीच में इश्तियाक अहमद एडवोकेट के नाम से मशहूर हुए। आज मैं जिस कार्यक्रम में मौजूद हूँ, आज 50 सालों की वकालत की उम्र पूरी करने के बाद जो सिविल बार है हमारा, उसके जो जूनियर का जो एसोसिएशन है, उन लोगों ने एक नया निर्णय लिया। एक नया निर्णय ये लिया कि इश्तियाक साहब को वकालत करते हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं, तो उनका एक स्वागत समारोह रखा जाए। चुनांचे एक गोल्डन जुबली तकरीब का आज इनेकाद हुआ एक होटल में, और यहाँ तमाम सीनियर और जूनियर वकला इकट्ठा हुए और इन लोगों ने इनका स्वागत किया। किसी ने ज़ुबान से स्वागत किया, किसी ने माला पहना के स्वागत किया, और अलग अलग तरह से लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया। मैं आज आपके बीच में कुछ सवालात, चूँकि इश्तियाक साहब की उम्र 76 साल है और आपको 50 साल की उम्र बीत चुकी है वकालत करते हुए, और बड़ी हैरत की बात है कि 50 सालों की इस वकालत के बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं आया। तो मैं इश्तियाक साहब से आपको मिलाऊं और कुछ सवालात के जवाब इश्तियाक साहब की ज़ुबानी खुद सुनना चाहेंगे। पहले तो यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या कमाल है आपका कि 50 सालों के बीच में किसी भी डिस्प्यूट में आप नहीं आए और ज़िंदगी यूं ही गुजरती रही, वक्त गुजरता रहा। ये तो क्या फार्मूला है? ये तो मैं कहूँ कि ये नेचुरल गिफ्ट है, खुदादाद है कि मुझको गुस्सा नहीं आता और मेरे वालिद साहब को भी गुस्सा नहीं आता। पैगाम दे दीजिए दूसरों के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई वो लोग भी किसी बात पर नाराज़ न हों, न पहुँचों। और फिर मैंने तो अपने वालिद साहब से सुना था हुज़ूर सल्लम से कि जब कोई आपसे अगर हम कलाम हो तो आपकी आवाज़ उससे नीची होनी चाहिए। तो मैं उसी को फॉलो करता चला। इश्तियाक साहब कहते हैं कि लहजा नर्म और पॉलिसी फर्म। अक्सर आप एक शेर भी सुनाते हैं कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। थोड़ा सा कुछ इस आज के इस प्रोग्राम से हट के, चूँकि एक मौका है तो मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर जानना चाहूँगा। जैसे मुझे ये लगता है कि आखिर अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, तो उन केसेस में समय बहुत लग रहा है। इस पर क्या आखिर क्या इस पर कभी आप ने गौर किया होगा? 50 साल आपने वकालत की, तो क्या इसका तरीका हो सकता है? नहीं, ये तो वकालत में जो वो केसेस इतने पेंडेंसी उसकी है, उसकी वजह ये है कि एक तो जो हमारे मऊ में जो आ रहे हैं ऑफिसर्स तो बिल्कुल नया है, जो ट्रेनिंग ले करके यहीं रह जाते हैं, तो दिक्कत होती है कि वो अपनी इतना मैच्योर नहीं हो पाते हैं और डिस्पोजल नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है। ऐसा भी कहते हैं कि वकला जो हैं वो केसेस को लिंगर ऑन करते हैं और तारीख पे तारीख लेते हैं, ये भी एक आरोप लगता है। नहीं, ये आरोप तो सही नहीं इतना है कि वो तारीख लेते ही लेते हैं, भागते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने आजमगढ़ में भी काम किया कई सालों तक और मऊ में भी काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो दोनों जगह की अदालतों में क्या फ़र्क लगा? फ़र्क ये है कि जब जैसे समाज में गिरावट आती है, वैसे हर महकमा जो है, हर डिपार्टमेंट उससे प्रभावित है। पहले एक तो ये कि जब 70 में या जहाँ मैंने शुरू किया था तो रेट ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत कम थे, इतने डिस्प्यूट कम थे, ये ऑकरेंसेस, ये घटनाएं, ये होती बातें हैं, ये बहुत कम थे। अब जो है ये बहुत ज़्यादा घटनाएं हो आ रही हैं
क्रिमिनल केसेस बन जा रहे हैं, और सिविल में छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, फौरन अदालत चले जाते हैं। इसका समाधान क्या है? ये तो हटना ही था, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि अननेचुरल है कि आबादी बढ़ रही, केसेस बढ़ रहे हैं, ये तो सबको पता है, ये नेचुरल चीज़ है। नहीं, समाधान तो ये है कि भाई सरकार तो बड़ी कोशिश की रही है, अदालतें बढ़ा रही हैं, हर जो नेचर के केसेस होते हैं उसको भी अलग अलग कर दिया, सिर्फ डिस्पोजल करने कराने के लिए कि अगर आपको रेलवे से मुतालिक है तो रेलवे ट्रिब्यूनल बना दिया, मोटर व्हीकल का रहा है तो उसको भी जल्द से जल्द डिस्पोजल कर ले। कोशिश तो हो रही है कि वो केसेस को कम करने कराने के लिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो अदालतों को जो अख्तियारात और जो सहूलियात सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, क्या उससे आप मुतमईन हैं या अभी सरकार को इसमें और काम करना? नहीं, देखिए ये तो है कि सरकार की तरफ से कुछ कोताही रही है कि ऑफिसर्स की नियुक्तियाँ नहीं होती थी, पोस्ट वैकेंट रही हैं तो बहुत दिनों तक चलती रहती हैं। अब उसका गार्ड नोज बेटर वही लोग जानते हैं कि नियुक्तियाँ क्यों नहीं होती हैं, ये किस किस्म की नियुक्तियाँ करना चाहते हैं। कई साल के बाद तो जुडिशरी में वो आया कि कम से कम 600 कितनों की एक दफ़ा नियुक्तियाँ हुई हैं, जो अभी आप जब जिनकी क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट हो करके आजकल ट्रेनिंग ले लिवा करके यहाँ जब अदालतों में भेजे गए हैं, वरना नियुक्तियाँ नहीं हो रही थी। आप गवर्नमेंट उसको जाता था, गवर्नमेंट उसको सैंक्शन ही नहीं करती थी उसको, इसलिए देर हो रही थी। अभी हाई कोर्ट में है मामला, सेकंड अपीलें बड़ी पड़ी में अभी जाता हूँ, जब भी सुनता हूँ हमारे 83 की चल रही है, तो वहाँ कोई सेकंड अपील में बैठना भी नहीं। मतलब ये आपका कहना है कि सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और कोर्ट और केसेस को वकला को उनको बढ़ाना चाहिए, कोर्ट को बढ़ाना चाहिए और जितने ऑफिसर्स हैं उसको बढ़ाना चाहिए। एक चीज़ और जानना चाहता था कि जैसे लोग कहते हैं कि इंसाफ महंगा होता जा रहा है, तो गरीब आदमी को अगर केस लड़ना हो तो क्या करे, वो कहाँ से कहें? नहीं, गरीब आदमी के लिए तो CPC में अगर मिस्कीन है तो उसके लिए सूट फाइल करने वो है तरीका दिया गया है। लेकिन अब ये है कि गरीब के क्या है, लिटिगेशन तो यकीनी बात है कि आजकल महंगा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे महंगाई हो रही है तो ऐसे स्टाम्प पेपर है, टाइपिंग है, सारी चीज़ें हैं तो बढ़ेगा। नहीं, अगर कोई गलत आदमी जीत जाता है और सही आदमी को अगर वो गरीब है और उसे सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो एक एक बड़े वकीलों की फ़ीस 25-25 लाख रुपए है, तो कैसे आखिर इसके बारे में क्या आप कहेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में तो आज चल तो गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी लिटिगेंट है, सबसे बड़ी लिटिगेंट तो गवर्नमेंट हो आ गई है, और वहाँ पर प्राइवेट केसेस जो हैं बहुत कम टेकअप होते हैं। हर मामले में देखिए लोग अपना गवर्नमेंट जाते हैं, छोटे छोटे PIL लेके उसको डिस्कस करने कराने के लिए कोर्ट ने उनके फाइन भी लगाना शुरू कर दिया, तो भी अपना लोग जाते हैं। तो अब ये तो है कि भाई वकीलों की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वकीलों की फ़ीस तो बहुत है। अब इसको गवर्नमेंट पे क्या जो सरकार से मुतल्लिक केसेस हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि उसके लिए अलग सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग बेंच बने, अलग इंतजाम हो, ताकि जो प्राइवेट केसेस हैं उन पर फोकस हो सके? नहीं, इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि, वरना फिर तो सरकार के ही सारे केसेस रहेंगे, फिर वहीं से पड़ जाएगा वहाँ, कोई जैसे प्राइवेट केसेस में नहीं ले लेगा। पार्टी उसी को दी जा रही है सब जो गवर्नमेंट के केसेस हैं, और जिसमें चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो टेकअप भी नहीं होगा। इश्तियाक साहब से हम कानूनी मसलों पे कब किसी दिन ज़रूर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अभी डिनर भी बाहर है, डिनर में लोग इश्तियाक साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं इश्तियाक साहब से चाहूँगा कि ज़रूर किसी दिन ऐसा वक्त दें कि जब हम बहुत सारे जो कानूनी पहलू हैं या जो बहुत कानूनी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के समाधान पर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आप सुन रहे थे आपकी बात, बुनकरों का यूट्यूब चैनल है। इश्तियाक साहब भी चूँकि बुनकर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि बुनकर अलग अलग रास्तों में जो तरक्की के रास्ते हमवार कर रहे हैं या आगे निकल रहे हैं, उनको और इनकरेज किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।